Hello, friends. My name is Pinky Kumari, and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड है और ये यूनिट 1 से है और टॉपिक का नाम है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस आते हैं जैसे कि नेशनलिस्ट अप्रोच, इम्पियरलिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच एंड सबाल्टर्न अप्रोच। चलिए इसे हम एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मीनिंग ऑफ अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। सबसे पहले हम समझेंगे कि जब हम कहते हैं कि वी आर गोइंग टू स्टडी द अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या अर्थ है। Approaches to the study of nationalism in India means the different ways or methods used by thinkers, historians, and scholars to understand how nationalism grew in India. तो approaches to the study of nationalism in India का मतलब होता है जो भी different ways या methods use किए गए हैं thinkers के द्वारा, historians के द्वारा या फिर scholars के द्वारा, क्या चीज़ समझने के लिए कि कैसे इंडिया में nationalism grow हुआ। These approaches help us see why and how people started feeling like one nation united against British rule। तो कहीं ना कहीं ये approaches कहीं ना कहीं ये हमें help करते हैं ये देखने में कि क्यों और कैसे जो लोग थे उनके अंदर एक फीलिंग आती है यूनिटी की कि हम एक ही नेशन के हैं, और कैसे उन लोगों ने एकता के साथ ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट फाइट किया। अब हम समझेंगे मीनिंग ऑफ नेशनलिस्ट अप्रोच कि नेशनलिस्ट अप्रोच का क्या अर्थ है। नेशनलिस्ट अप्रोच को हिंदी में हम इसे कहते हैं राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। The nationalist approach explained Indian nationalism from the point of view of Indian freedom fighters and leaders। तो जो नेशनलिस्ट अप्रोच है वो हमें इंडियन नेशनलिज्म के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज लीडर्स। इट हाईलाइट्स हाउ इंडियंस फॉट यूनाइटेडली अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट अप्रोच इस बात को हाईलाइट करता है कि कैसे जो इंडियंस थे वो एक साथ मिल करके कैसे उन लोगों ने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट फाइट किया था विथ ग्रेट करेज एंड पेट्रियोटिज्म। ग्रेट मतलब दैट इज द करेज के साथ, मतलब साहस के साथ और देशभक्ति के साथ। एग्जाम्पल से समझते हैं। द इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एटसेट्रा। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो किसके द्वारा लीड किया जा रहा था, जिसमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स आते हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इसके अलावा और भी नाम है। इज शोन एज पावरफुल फाइट फॉर फ्रीडम अंडर दिस अप्रोच। तो कहीं ना कहीं ये दिखाया गया है कि कैसे हमने इस अप्रोच के अंदर अब फ्रीडम के लिए बहुत पावरफुल तरीके से एक स्ट्रॉन्ग वे में ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट किया था। अब हम समझते हैं व्हाई डिड द नेशनलिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया एमर्ज, कि ये जो नेशनलिस्ट अप्रोच है दैट इज द राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, ये क्यों एमर्ज हुआ। The nationalist approach to the study of nationalism in India emerged because Indians wanted to tell their own story of the freedom struggle। तो nationalist approach अगर हमें नेशनलिज्म को पढ़ना है इसलिए इमर्ज होता है क्योंकि जो इंडियंस थे, जो भारतीय थे, वो अपनी खुद की कहानी बताना चाहते थे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में अपने तरीके से। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल मैनी ब्रिटिश हिस्टोरियंस रोट हिस्ट्री। तो जब ब्रिटिश का रूल था इंडिया में, जब इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश, ओके, तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने इतिहास, बहुत सारी हिस्ट्री की किताबें लिखी है इन अ वे दैट शोड इंडियंस एज वीक। उन किताबों में दिखाया गया है कि जो इंडियंस थे वो वीक है, डिवाइडेड है एंड नॉट केपेबल ऑफ रूलिंग देमसेल्फ, कि वो इतने केपेबल नहीं है कि वो खुद को रूल कर सके। दिस मेड इंडियंस फील दैट देयर एफर्ट एंड सेक्रीफाइसेस वर बीइंग इग्नोर्ड। तो कहीं ना कहीं इंडियंस को एक फीलिंग देता है कि जो भी उनके एफर्ट्स थे, जो भी सेक्रीफाइसेस थी, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के द्वारा या ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा उसे इग्नोर किया गया है और मिस रिप्रेजेंटेड या फिर गलत तरीके से उसे बुक्स में रिप्रेजेंट किया गया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन स्कॉलर्स एंड द लीडर्स फेल्ट द नीड टू प्रेजेंट द रियल पिक्चर। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन स्कॉलर्स थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि कहीं ना कहीं हमें रियल पिक्चर को शो करना होगा। अ स्टोरी दैट फोकस ऑन यूनिटी, ब्रेवरी एंड द फाइट फॉर फ्रीडम। एक ऐसी कहानी जो फोकस करती है यूनिटी के ऊपर, ब्रेवरी के ऊपर और
fight for freedom. They wanted to highlight how Indian leaders and the people came together. तो कहीं ना कहीं जो इंडियन स्कॉलर्स थे वो इस बात को हाईलाइट करना चाहते थे कि कैसे जो इंडियन लीडर्स थे या कैसे यहाँ के जो सिटीजन्स थे, जो पीपल थे, वो कैसे एक साथ आते हैं टू रेजिस्ट ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनल प्राइड. दिस अप्रोच हेल्प इंडियंस अंडरस्टैंड देयर पास्ट. तो कहीं ना कहीं जो नेशनलिस्ट अप्रोच है वो हेल्प करता है इंडियंस को कि वो अपने पास्ट को समझे फ्रॉम देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फ्रॉम द लेंस ऑफ द कोलोनाइजर्स, ना कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस लिख रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से. अब हम समझते हैं फीचर्स ऑफ नेशनलिस्ट अप्रोच कि नेशनलिस्ट अप्रोच के क्या फीचर्स हैं. फर्स्ट, फोकसेस ऑन फ्रीडम स्ट्रगल लेड बाय इंडियन लीडर्स. तो कहीं ना कहीं जो नेशनलिस्ट अप्रोच है वो फोकस करता है फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर जो इंडियन लीडर्स ने लीड किया था. सेकंड, ब्रिटिश रूल इज सीन एज अनफेयर एंड एक्सप्लॉयटेटिव. तो ब्रिटिश रूल को नेशनलिस्ट अप्रोच कैसे देखता है? अनफेयर देखता है और वो एक्सप्लॉयटेटिव था. थर्ड, हाईलाइट्स द रोल ऑफ नेशनल प्राइड, यूनिटी एंड सेक्रीफाइस. तो कहीं ना कहीं जो नेशनलिस्ट अप्रोच है वो हाईलाइट करता है नेशनल प्राइड को, यूनिटी को, एज वेल एज सेक्रीफाइस को. फोर्थ, मेनली टॉक्स अबाउट पॉलिटिकल लीडर्स इन मूवमेंट. तो ये जो नेशनलिस्ट अप्रोच है अधिकतर किसकी बातें करता है? पॉलिटिकल लीडर्स की बातें करता है या फिर उनके द्वारा जो मूवमेंट लीड किया गया उनकी बातें करता है. फिफ्थ, यूजेस इंडियंस राइटिंग्स, स्पीचेस एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स. तो कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट अप्रोच को पढ़ने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे इंडियन राइटिंग्स हो गया, स्पीचेस हो गया या फिर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हो गए. अब हम समझते हैं थिंकर्स हु सपोर्टेड इट. तो ऐसे कौन कौन से थिंकर हैं जिन्होंने नेशनलिस्ट अप्रोच को सपोर्ट किया? तो सबसे पहले आते हैं जवाहरलाल नेहरू. उनकी बुक का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन इंडियाज ग्लोरियस पास्ट एंड हाउ इंडियंस यूनाइटेड टू फाइट द ब्रिटिश. तो उस बुक में कहीं ना कहीं जो जवाहरलाल नेहरू उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इंडिया की जो पास्ट थी वो बहुत ज़्यादा एक गोल्डन पीरियड था, हम कह सकते हैं. उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए थे एंड हाउ इंडियंस यूनाइटेड टू फाइट फॉर द ब्रिटिश. तो कैसे जो इंडियंस थे वो यूनाइट हुए जब ब्रिटिश रूल था उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए. सेकेंड है बिपिन चंद्रा, जिनकी बुक का नाम है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. उसमें ये लिखते हैं अ डिटेल बुक अबाउट इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम द नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये एक डिटेल बुक है जो नेशनलिस्ट अप्रोच को बहुत अच्छे से दिखाती है, फ्रीडम मूवमेंट के बारे में बताती है. थर्ड, आर सी मजुमदार, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, उनकी बुक का नाम है. फोकसेस ऑन द पॉलिटिकल फाइट. ये जो बुक है ये कहीं ना कहीं फोकस करती है पॉलिटिकल फाइट के ऊपर एंड द लीडर्स इन्वॉल्व इन दिस स्ट्रगल, और जो जो भी लीडर्स इन स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे उनके बारे में बता रही है. फोर्थ, दादा भाई नारोजी, जिनकी बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल एंड एक्सप्लेन हाउ इट ड्रेन इंडियाज वेल्थ. तो कहीं ना कहीं जो दादा भाई नारोजी है वो क्रिटिसाइज करते हैं ब्रिटिश रूल को और कैसे वो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इंडिया का जो वेल्थ था वो ड्रेन किया गया. इसे हम अगर हिंदी में कहते से कह सकते हैं कि भारत की कमाई और संसाधन जो भी थे वो कैसे बाहरी सत्ता जो थी अपने हाथों में एक्चुअली कंट्रोल करती है और वापस भारत में जबकि कुछ भी नहीं मिलता है. अब हम समझते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स. फर्स्ट, इनकरेजेस नेशनल यूनिटी एंड प्राइड. तो कहीं ना कहीं जो नेशनल अप्रोच है वो इनकरेज करता है नेशनल यूनिटी को एज वेल एज प्राइड, दैट इज दी राष्ट्र गर्व या इसे हम राष्ट्र गौरव कह सकते हैं. सेकेंड, हाईलाइट दी रोल ऑफ इंडियन लीडर्स एंड पीपल इन गेनिंग फ्रीडम. तो जो नेशनल अप्रोच है वो हाईलाइट करता है जो भी रोल प्ले किया गया था इंडियन लीडर्स के द्वारा एज वेल एज दी पीपल के द्वारा फ्रीडम को गेन करने के लिए. थर्ड, शोज द इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री नॉट द ब्रिटिश वन. तो कहीं ना कहीं जो एक इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री को ये शो करता है, ना कि जो ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया हो. अगर हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स को देखें, इट ऑफन इग्नोर कॉमन पीपल रोल्स. तो जो नेशनलिस्ट अप्रोच है जो कॉमन पीपल के द्वारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ उसे इग्नोर करता है. सच एज कॉमन पीपल कौन होते हैं? जैसे कि पेजेंट्स आ गए, वर्कर्स आ गए, ट्राइबल्स आ गए, एज वेल एज द वेमेन. सेकंड, फोकसेस मोर ऑन ग्रेट लीडर्स एंड इवेंट्स. तो जो नेशनलिस्ट अप्रोच है वो अधिकतर किसके ऊपर फोकस करता है? ग्रेट लीडर्स के ऊपर एज वेल एज इवेंट्स के ऊपर, नॉट सोशल एंड कल्चरल चेंजेस. तो ये एंड में हम लिख सकते हैं द नेशनलिस्ट अप्रोच हेल्प अस सी हिस्ट्री थ्रू द आईज ऑफ द इंडियन लीडर्स एंड देयर फाइट फॉर फ्रीडम. तो जो नेशनलिस्ट अप्रोच है वो कहीं ना कहीं इतिहास को हमें देखने का एक नजरिया देता है किनके द्वारा, इंडियन लीडर्स के द्वारा, एज वेल एज कैसे उन्होंने फ्रीडम के लिए फाइट किया था. बट टू अंडरस्टैंड द फुल पिक्चर, अगर हमें लेकिन कहीं ना कहीं अगर फुल पिक्चर समझना है, वी शुड ऑल्सो लुक एट अदर अप्रोचेस. तो हमें कहीं ना कहीं दूसरे अप्रोचेस को भी पढ़ना होगा, दैट इंक्लूड ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसमें जितने भी सोसाइटी में सेक्शन है उन सभी लोगों को भी इंक्लूड करना होगा.
अब हम समझते हैं द मीनिंग ऑफ इम्पियरलिस्ट अप्रोच की इम्पियरलिस्ट अप्रोच का क्या अर्थ होता है। इम्पियरलिस्ट को हम हिंदी में कहते हैं साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। द इम्पियरलिस्ट अप्रोच एक्सप्लेन इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम द ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो इम्पियरलिस्ट अप्रोच है वो इंडियन हिस्ट्री को एक्सप्लेन तो कर रहा है, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट शोज दैट द ब्रिटिश रूल वॉज हेल्पफुल फॉर इंडिया। तो कहीं ना कहीं इम्पियरलिस्ट अप्रोच ये दिखाता है कि जो ब्रिटिश रूल इंडिया में हुआ, दैट वॉज इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड दैट इंडियंस वर नॉट केपेबल ऑफ रूलिंग देमसेल्फ। और वो इस बात को शो कर रहा है कि जो इंडियंस थे वो अपने आप को रूल नहीं कर सकते थे बिफोर द ब्रिटिश केम, जब ब्रिटिश यहाँ पे नहीं आए थे उससे पहले। एग्जाम्पल से समझे, बुक्स दैट प्रेज ब्रिटिश रिफॉर्म लाइक द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज, इंग्लिश एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर एंड शो देम एज अ गिफ्ट टू इंडिया। ऐसे बहुत सारे बुक्स लिखे गए जिसमें इस बात को प्रेस किया गया है कि बहुत, जब ब्रिटिश इंडिया को रूल करते थे तो उन लोग ने बहुत सारे यहाँ पे रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि वो रेलवेज लेके आए, इंग्लिश एजुकेशन लेके आए, लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे कैसे वो इंट्रोड्यूस किए, एंड शो देम एज अ गिफ्ट टू इंडिया, कि वो ये उन लोगों ने ये ब्रिटिशर्स के द्वारा एक गिफ्ट है इंडिया को। अब हम समझते हैं रीजन वाई इट एमर्ज कि जो इम्पियरलिस्ट अप्रोच है ये क्यों एमर्ज होता है। द इम्पियरलिस्ट अप्रोच केम अप बिकॉज ब्रिटिश हिस्टोरियन वांटेड टू डिफेंड एंड जस्टिफाई ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इम्पियरलिस्ट अप्रोच इसलिए आता है कहीं ना कहीं वो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं वो जस्टिफाई करना चाहते थे जो ब्रिटिश रूल हुआ इंडिया में वो बिल्कुल सही था। दे वॉन्टेड टू शो दैट दे हैड ब्रॉड प्रोग्रेस इन सिविलाइजेशन टू इंडिया। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं वो इस बात को दिखाना चाहते थे कि जब ब्रिटिश रूल इंडिया में था तो कहीं ना कहीं इंडिया का प्रोग्रेस हुआ और इंडिया सिविलाइज हुआ, एंड दैट रूलिंग इंडिया वॉज अ नोबल ड्यूटी। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल कर रहे थे तो कहीं ना कहीं एक नोबल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, नॉट एक्सप्लॉयटेशन। वो यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉयट नहीं कर रहे थे। इट वॉज रिटन टू प्रोटेक्ट द इमेज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने जो इम्पियलिस्ट अप्रोच के द्वारा हिस्ट्री को लिखा तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो ब्रिटिश एम्पायर की इमेज को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। अब हम समझते हैं फीचर्स ऑफ इम्पियलिस्ट अप्रोच की इम्पियलिस्ट अप्रोच के क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट, शोज ब्रिटिश रूल एज अ ब्लेसिंग फॉर इंडिया। तो कहीं ना कहीं जो इम्पियलिस्ट अप्रोच है वो ये दिखाता है कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया के लिए एक आशीर्वाद है, वो एक ब्लेसिंग है। सेकंड, सेज दैट इंडिया वाज बैकवर्ड एंड डिवाइडेड बिफोर द ब्रिटिश। तो इम्पियलिस्ट अप्रोच कहता है कि इंडिया जो थी ब्रिटिश के आने से पहले डिवाइडेड थी एज वेल एज बैकवर्ड थी। थर्ड, ट्राइज टू जस्टिफाई कॉलोनियल रूल एज गुड एंड नेसेसरी। तो कहीं ना कहीं जो इम्पियलिस्ट अप्रोच है इस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि जो कॉलोनियल रूल था इंडिया में वो बिल्कुल गुड था, मतलब अच्छा था और ज़रूरी भी था। फोर्थ, इग्नोर्स और डाउन प्लेस द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो कहीं ना कहीं जो इम्पियलिस्ट अप्रोच है वो नज़रअंदाज कर रहा है जो भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, जो भी उसकी इंपॉर्टेंस थी उसको। फिफ्थ, फोकसेस मोर ऑन ब्रिटिश पॉलिसीज एंड ऑफिशियल। तो कहीं ना कहीं जो इम्पियलिस्ट अप्रोच है सबसे ज़्यादा किसके ऊपर फोकस करता है? जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ हैं या फिर जो ऑफिशियल्स हैं, नॉट इंडियन लीडर्स। उन लोगों ने इंडियन लीडर्स को बिल्कुल कवर नहीं किया था। अब हम समझते हैं थिंकर्स हु सपोर्टेड इट, कि ऐसे कौन कौन से थिंकर थे जिन्होंने इम्पियलिस्ट अप्रोच को सपोर्ट किया। तो पहले हैं जेम्स मिल। उनकी बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। डिस्क्राइब इंडियन सोसाइटी एज अनसिविलाइज एंड प्रेज ब्रिटिश रूल। तो कहीं ना कहीं जो जेम्स मिल ने बुक लिखी थी उन्होंने इंडियन सोसाइटी को डिस्क्राइब किया था कि वो अनसिविलाइज है और जो ब्रिटिश रूल इंडिया में वो बिल्कुल सही था, उसे उन्होंने प्रेज किया। सेकेंड, थॉमस बाबिंगटन मैकुले। माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2 फरवरी 1835 को। सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं जो माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन आया उसने इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया था। एंड सेंट ब्रिटिश रूल वुड सिविलाइज इंडियंस। और उसने ये कहा था कि अगर ब्रिटिश रूल इंडिया में होता है तो कहीं ना कहीं वो इंडियंस को सिविलाइज कर रहा है। थर्ड, विंसेंट स्मिथ, जिनकी बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कहते हैं स्पोक हाईली ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं जो विंसेंट स्मिथ है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? ब्रिटिश कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं। एंड सेंट इंडिया वॉज बेटर अंडर ब्रिटिश रूल। और वो ये कहते हैं कि जो इंडिया था, जो भारत था, वो ब्रिटिश रूल के अंदर और भी अच्छा था। अब हम समझते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है इंपियलिस्ट अप्रोच के। हाईलाइट सम रिफॉर्म मेड बाय द ब्रिटिश। तो इंपियलिस्ट अप्रोच है वो कहीं ना कहीं कुछ रिफॉर्म जो ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए उसे हाईलाइट करता है, जैसे कि लाइक मॉडर्न एजुकेशन हो गया या फिर लीगल सिस्टम हो गया या फिर रेलवेज हो गया। वैसे तो ये जितने भी चीज़ें बनाई गई थी वो ब्रिटिशर्स को ही इनडायरेक्टली बेनिफिट कर रही थी। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, शोज द इम्पैक्ट ऑफ colonial रूल ऑन इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। तो जो इंपियलिस्ट अप्रोच है वो क्या क्या दिखाता है कि colonial रूल का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन सोसाइटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स देखें इसका तो पहला है इट इज़ बाइस्ड एंड सपोर्ट कोलोनिज्म, की जो इंपियलिस्ट अप्रोच है वो बाइस्ड है और कहीं ना कहीं वो कोलोनिज्म को सपोर्ट करता है। सेकंड, सोर्स इंडियंस एज वीक एंड डिवाइडेड विच इज़ नॉट फुली ट्रू। तो कहीं ना कहीं जो इंपियलिस्ट अप्रोच है वो ये दिखाता है कि जो इंडियंस थे वो वीक थे और डिवाइडेड थे, जो कि रियल में बिल्कुल भी ट्रू नहीं था।
थर्ड, इट इग्नोर्स इंडियन वॉइसेस, कल्चर एंड रेजिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं जो इंपीरियलिस्ट अप्रोच है वो इग्नोर करता है जो भी इंडिया की वॉइसेस थी, जो कल्चर थे, और जो एक्चुअली इंडियंस ने फाइट किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट, उसे भी इग्नोर करता है। तो ये हम एंड में लिख सकते हैं, द imperialist अप्रोच शोज हिस्ट्री फ्रॉम द ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो imperialist अप्रोच है वो ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री को दिखा रहा है। वे ऑफ ब्रिटिश रूल इज सीन एज गुड फॉर इंडिया, जहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो ब्रिटिशर्स का रूल हुआ इंडिया में वो बिल्कुल सही था, बहुत अच्छा था, बट इट इज़ वन साइडेड एंड अनफेयर। लेकिन कहीं ना कहीं ये वन साइडेड था, अनफेयर था, बिकॉज इट इग्नोर द इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि इन किताबों में एक्चुअली ये नहीं दिखाया गया कि इंडिया मतलब इंडिया के लोगों ने कैसे स्ट्रगल किया फ्रीडम के लिए एज वेल एज सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। अब हम समझते हैं मीनिंग ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच का क्या अर्थ है? तो मार्क्सिस्ट अप्रोच का आप हिंदी में मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। द मार्क्सिस्ट अप्रोच स्टडीज इंडियन नेशनलिज्म बाय फोकसिंग ऑन क्लास स्ट्रगल, पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो इंडियन नेशनलिज्म को पढ़ता है, किसके ऊपर फोकस करके? क्लास स्ट्रगल के ऊपर फोकस करके, पॉवर्टी के ऊपर, एज वेल एज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के ऊपर। इट सेज दैट द फ्रीडम मूवमेंट वाज नॉट जस्ट अबाउट फाइटिंग द ब्रिटिश। तो कहीं ना कहीं जो मार्क्सिस्ट अप्रोच कहता है कि फ्रीडम मूवमेंट का मतलब बस इतना नहीं कि हमें बस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करना था, बट ऑल्सो अबाउट हाउ रिच एंड पुअर पीपल इन इंडिया हैड डिफरेंट इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कैसे जो रिच है या पुअर पीपल है इंडिया में, कैसे उनके डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट थे। एग्जाम्पल समझते हैं, दिस अप्रोच स्टडीज मूवमेंट लाइक पेजेंट रिवॉल्ट, ट्राइबल अपराइजिंग एंड दी वर्कर प्रोटेस्ट। तो कहीं ना कहीं हम मार्क्सिस्ट अप्रोच में पढ़ते हैं बहुत सारे मूवमेंट के बारे में, जैसे कि पेजेंट मूवमेंट हो गया, ट्राइबल अपराइजिंग हो गया, एंड वर्कर्स प्रोटेस्ट हो गया, एंड शोज हाउ दिस ग्रुप्स वांटेड फ्रीडम नॉट जस्ट फ्रॉम द ब्रिटिश। और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो ग्रुप्स हैं ये सिर्फ ब्रिटिशर्स से फ्रीडम नहीं चाहते थे, बट ऑल्सो फ्रॉम रिच लैंडलॉर्ड एंड मनी लैंडर्स। उनको फ्रीडम और भी किससे चाहिए था? रिच लैंडलॉर्ड से भी चाहिए था और मनी लैंडर्स से भी चाहिए था। रीजन वाई इट एमर्ज। तो अब कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मार्क्सिस्ट अप्रोच क्यों एमर्ज होता है। द मार्क्सिस्ट अप्रोच एमर्ज बिकॉज हिस्टोरियंस वांटेड टू स्टडी द रोल ऑफ पुअर पीपल एंड इकोनॉमिक इश्यूज इन द फ्रीडम स्ट्रगल। मार्क्सिस्ट अप्रोच इसलिए एमर्ज होता है क्योंकि जो हिस्टोरियंस थे वो कहीं ना कहीं ये पढ़ना चाहते थे क्या पुअर पीपल ने, उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे, उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एज वेल एज इकोनॉमिक इशूज ओके के बारे में पढ़ना चाहते थे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में। अर्लियर अप्रोचेस फोकस ओनली ऑन बिग लीडर्स। अभी तक हमने जितने भी अप्रोचेस पढ़े वो कहाँ पे किसके ऊपर फोकस करते थे? अधिकतर ये अप्रोचेस फोकस करती थी, बिग लीडर्स की बातें करती थी, बट दिस वन गेव इंपॉर्टेंस टू द स्ट्रगल ऑफ फार्मर, वर्कर एंड ट्राइबल पीपल। लेकिन जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो किसको इंपॉर्टेंस देता है? वो जो भी स्ट्रगल किए गए फार्मर्स के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा एंड ट्राइबल पीपल्स के द्वारा। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच। फर्स्ट, फोकसेस ऑन इकोनॉमिक रीजन बिहाइंड नेशनलिज्म। तो जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो इस बात पे फोकस करता है कि नेशनलिज्म के पीछे, दैट इज इकोनॉमिक रीजन की वो अधिकतर बात कर रहा है। सेकंड, बिलीव्स क्लास स्ट्रगल, दैट इज रिच वर्सेस पुअर इन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। तो कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट अप्रोच कहता है कि जो क्लास स्ट्रगल है रिच वर्सेस पुअर के बारे में, इतिहास में उसके बारे में बताता है। थर्ड, शोज दैट मेनी लीडर्स वर फ्रॉम द रिच और मिडिल क्लास। तो ये बताता है कि बहुत सारे जो लीडर्स थे वो रिच और मिडिल क्लास से थे, एंड ऑफन इग्नोर दी पुअर। और कहीं ना कहीं इन लोगों ने पुअर को इग्नोर किया। फोर्थ, सेज दैट द फ्रीडम मूवमेंट आल्सो प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट। तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ कोई ना कहीं किसको प्रोटेक्ट कर रहा था? जो भी इंडियन कैपिटलिस्ट थे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा था वो। फिफ्थ, टॉक्स अबाउट पेजेंट वर्कर्स एंड फार्मर्स हु आर नॉट गिवन मच अटेंशन। तो कहीं ना कहीं जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो हमें किसके बारे में बात करते हैं? पेजेंट्स के बारे में, वर्कर्स के बारे में एंड फार्मर्स के बारे में, जिनको अधिकतर इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। अब हम समझते हैं थिंकर्स हु सपोर्टेड इट। पहले आरपी दत्त, जिनकी बुक का नाम है इंडिया टुडे, सेड दैट इंडियन फ्रीडम वाज मेनली लेड बाय द रिच क्लासेस। तो एक्चुअली इंडिया टुडे में उन्होंने लिखा है कि जो भी इंडियन फ्रीडम था वो कौन लीड करता? अधिकतर रिच क्लासेस हु वर प्रोटेक्टिंग देयर ओन इंटरेस्ट, जो अपने ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। सेकंड, बिपिन चंद्रा, जिनकी बुक का नाम है नेशनलिज्म एंड कोलोनियलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, उसमें इन्होंने लिखा है शोड हाउ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन प्लेड अ बिग रोल इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म, कि कैसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेशनलिज्म को राइज करने में। थर्ड, सुमित सरकार, मॉडर्न इंडिया, फोकस ऑन सोशल एंड क्लास इश्यूज इन इंडियन हिस्ट्री। तो जो सुमित सरकार है उनकी बुक जो मॉडर्न इंडिया है वो फोकस करती है जो भी सोशल और क्लास इश्यूज थे इंडियन हिस्ट्री में उसके ऊपर। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। टॉक अबाउट द रोल ऑफ पेजेंट्स, वर्कर्स एंड पुअर पीपल। तो जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो किसके बारे में बात कर रहा है? जो भी रोल प्लेड किए गए पेजेंट्स के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा, पुअर पीपल के द्वारा, विच मी अदर अप्रोचेस इग्नोर, जो और सारे अप्रोचेस ने इग्नोर कर दिया था। सेकेंड, हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन्फ्लुएंस द फ्रीडम मूवमेंट। तो कहीं ना कहीं ये हमें बहुत मदद करता है ये समझने में कि कैसे इकोनॉमिक जो भी प्रॉब्लम थी उन्होंने कैसे फ्रीडम मूवमेंट को इन्फ्लुएंस किया था।
द मार्क्सिस्ट अप्रोच एक्सप्लेन इंडियन नेशनलिज्म बाय फोकसिंग ऑन क्लास स्ट्रगल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो एक्सप्लेन करता है इंडियन नेशनलिज्म को किसके ऊपर फोकस करके, दैट इज बाय फोकसिंग ऑन क्लास स्ट्रगल की बात करके और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करके। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द रियल लाइफ इश्यूज ऑफ द पुअर पीपल। तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है ये समझने में जो भी रियल लाइफ इश्यूज थे पुअर पीपल के। बट समटाइम इट इग्नोर द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म। लेकिन कहीं ना कहीं जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो इस बात को इग्नोर कर रहा है। किसको इग्नोर कर रहा है? जो फीलिंग थी पेट्रियोटिज्म की, दैट इज देशभक्ति की, एंड यूनिटी दैट वर आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो जो यूनिटी और पेट्रियोटिज्म थी वो भी इम्पॉर्टेंट थी, उस बात को मार्क्सिस्ट अप्रोच कहीं ना कहीं इग्नोर करता है। अब हम समझते हैं मीनिंग ऑफ द सबाल्टर्न अप्रोच कि सबाल्टर्न अप्रोच का क्या अर्थ है। हिंदी में इसे आप उपशासनित दृष्टिकोण भी कह सकते हैं या फिर सबाल्टर्न दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। द सबाल्टर्न अप्रोच स्टडीज इंडियन नेशनलिज्म बाय फोकसिंग ऑन कॉमन पीपल। तो जो सबाल्टर्न अप्रोच है वो इंडियन नेशनलिज्म को पढ़ता है, लेकिन किसके ऊपर फोकस करके? जो यहाँ के कॉमन पीपल हैं, जैसे कि फार्मर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, वुमेन हो गई, ट्राइबल्स हो गए एंड दलित हो गए। इट शोज हाउ दिस पीपल ऑल्सो प्लेड अ बिग रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो कहीं ना कहीं सबाल्टर्न अप्रोच ये दिखाता है कि जो ये कॉमन पीपल हैं इन लोगों ने भी कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, एक बिग रोल प्ले किया था फ्रीडम स्ट्रगल में। बट देयर वॉइसेस वर ऑफन इग्नोर्ड इन हिस्ट्री बुक। लेकिन जो उनकी वॉइसेस थे वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दी गई हिस्ट्री बुक्स में। एग्जाम्पल समझते हैं। सबाल्टर्न हिस्टोरियंस स्टडी ट्राइबल रिवॉल्ट्स। तो जो सबाल्टर्न हिस्टोरियंस हैं वो कहीं ना कहीं ट्राइबल रिवॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, दलित मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, या फिर लोकल प्रोटेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि तिबागा हो गया या फिर संथालन रेबिलियन हो गया। दैट वर नॉट पार्ट ऑफ द मेन फ्रीडम स्ट्रगल बट स्टिल इम्पॉर्टेंट। तो ये जो कहीं ना कहीं मूवमेंट है ये एक्चुअली छोटे लेवल पे हुए थे, लेकिन इन लोग ये कहीं ना कहीं मेन फ्रीडम के हिस्से नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इन लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। अब हम समझते हैं रीजन वाइट एमर्ज की सबाल्टर्न अप्रोच क्यों एमर्ज होता है। द सबाल्टर्न अप्रोच केम अप बिकॉज मेनी हिस्टोरियंस फेल्ट दैट ऑर्डिनरी पीपल स्ट्रगल्स वर बीइंग लेफ्ट आउट इन द हिस्ट्री। तो सबाल्टर्न अप्रोच इसलिए आता है कहीं ना कहीं वो जो हिस्टोरियंस हैं जो सबाल्टर्न अप्रोच को पढ़ते हैं, तो कह सकते हैं जो सबाल्टर्न हिस्टोरियंस हैं वो कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं जो उनके स्ट्रगल्स थे वो कहीं ना कहीं इतिहास की किताबों में उसे नज़रअंदाज किया गया, उसे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली। मोस्ट बुक्स ओनली टॉक अबाउट किंग्स लीडर्स एंड रिच पीपल। तो अधिकतर जो किताबें लिखी गई वो सबकी किसके बारे में बात करती हैं? राजा किंग्स के बारे में बात करती हैं, लीडर्स के बारे में बात करती हैं, एज वेल एज रिच पीपल के बारे में बात करती हैं। दिस अप्रोच वांटेड टू टेल द स्टोरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पावरलेस एंड अनहर्ड पीपल। तो कहीं ना कहीं जो ये एक्चुअली हमारी सबाल्टर्न अप्रोच है वो हमें बताना चाहती है ओके जो हिस्ट्री है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? जो पावरलेस है एज वेल एज अनहर्ड पीपल हैं, अनसुनी आवाज़ें। अब हम समझते हैं फीचर्स ऑफ सबाल्टर्न अप्रोच कि सबाल्टर्न अप्रोच के क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट, फोकसेस ऑन द रोल ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन द हिस्ट्री। तो कहीं ना कहीं जो सबाल्टर्न अप्रोच है वो फोकस करता है जो भी ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया। सेकंड, ट्राइज टू गिव वॉइस टू दोज हु आर लेफ्ट आउट लाइक पुअर वुमेन इन ट्राइबल। तो कहीं ना कहीं सबाल्टर्न अप्रोच ने जो लोग जिन लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई उनकी बात को प्रेजेंट किया है, जैसे कि पुअर हो गए, वुमेन हो गए, ट्राइबल हो गए, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को भी दिखाया गया है। थर्ड, यूजेस लोकल स्टोरी सॉन्ग्स एंड रिकॉर्ड्स टू अंडरस्टैंड पीपल मूवमेंट। तो कहीं ना कहीं जो सबाल्टर्न अप्रोच है वो यूज़ करता है जो भी लोकल स्टोरीज होती हैं, जो सॉन्ग्स होते हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, अगर जो इन लोगों के द्वारा जो मूवमेंट लीड किया था उनको समझने के लिए। थिंकर्स हु सपोर्टेड इट, अब उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है रानाजीत गुहा, उनकी बुक का नाम एलिमेंट्री एस्पेक्ट ऑफ पेजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया है। उसमें वो लिखते हैं कि रोड अबाउट हाउ पेजेंट्स रेबल्ड इन देयर ओन वे। वो बताते हैं कि जो कैसे किसान थे उन्होंने कैसे विद्रोह किया था अपने तरीके से। सेकंड, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, जिनका जो वर्क है वो है कैन द सबाल्टर्न स्पीक। उसमें उन्होंने लिखा है स्पोक अबाउट हाउ वुमेन एंड लोअर कास्ट वर ऑफन साइलेंस इन हिस्ट्री। कैसे जो वुमेन थी या जो लोअर कास्ट थे जो भी उनके कंट्रीब्यूशन थे वो कैसे साइलेंस कर दिए गए हिस्ट्री में या ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। थर्ड, पार्था चटर्जी, जिनकी बुक का नाम है द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट। उसमें ये लिखते हैं फोकस ऑन हाउ इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड, कि इंडियन सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी एंड नॉट एवरीवन हैड सेम एक्सपीरियंस ऑफ नेशनलिज्म। वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि हर किसी को नेशनलिज्म का सेम एक्सपीरियंस नहीं मिला या हर किसी का जो एक्सपीरियंस था नेशनलिज्म से रिलेटेड वो सेम नहीं था, वो कहीं ना कहीं डिफर कर रहा था, हर ग्रुप्स के लिए वो डिफरेंट उसके मायने थे।
अब हम कुछ पॉजिटिव पॉइंट समझ लेते हैं। गिव्स इंपॉर्टेंस टू इग्नोर्ड एंड अनहर्ड वॉइसेस। तो कहीं ना कहीं जो ये सबाल्टर्न अप्रोच है वो किसको इंपॉर्टेंस देता है? जो अनसुनी आवाज़ें, जो अनहर्ड वॉइसेस हैं उनको, जो कि नज़रअंदाज कर दिए गए, उनको कहीं ना कहीं ये फिर से इंपॉर्टेंस लाइमलाइट में वापस लेके आता है, उनके कंट्रीब्यूशन को दिखाता है। सेकंड, ब्रिंग्स अटेंशन टू लोकल मूवमेंट्स एंड पीपल एक्शन। तो कहीं ना कहीं ये वापस से ध्यान हमारा केंद्रित करता है लोकल मूवमेंट्स के द्वारा, एज वेल एज जो भी कॉमन पीपल ने कंट्रीब्यूट किया उनके बारे में। हम ये कह सकते हैं द सबाल्टर्न अप्रोच शोज हाउ कॉमन पीपल ऑल्सो फॉट। तो कहीं ना कहीं सबाल्टर्न अप्रोच दिखाता है कि जो कॉमन लोग थे उन्होंने भी कैसे फाइट किया था एंड सफर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। और जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तब उन लोगों ने भी बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किए थे। इट रिमाइंड अस दैट हिस्ट्री इज नॉट ओनली मेड बाय लीडर्स। तो कहीं ना कहीं सबाल्टर्न अप्रोच ये हमें याद दिलाता है कि जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो सिर्फ लीडर्स के द्वारा नहीं बनाई जाती है, बट ऑल्सो बाय द एफर्ट्स ऑफ द मिलियन ऑफ द ऑर्डनरी पीपल। लेकिन वो ऑल्सो मतलब कि उसमें और भी लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि मिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल भी उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।